आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता, गायक, निर्देशक, निर्माता और संगीतकार सुनील प्रेम व्यास से। पल पल पिघलता है बादल, यूं गलता है दिल पे, यूं जलता है जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुनील प्रेम व्यास से बातचीत कर रही हैं विधि जैन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जिंदगी बहुत सारे ऐसे नगमे दिखाती है जो नगमे अपने साथ कई सारी प्रतिभाएं लेकर आते हैं। अभी एक व्यक्ति तो हमारे समक्ष बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, जिनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आप इनसे रंगमंच के अभिनेता के रूप में भी मिल सकते हैं, इनसे आप एक नाटककार के रूप में भी मिल सकते हैं। अगर फिल्मों को लिखवाना है तो लिखवा सकते हैं, डायरेक्ट कराना है डायरेक्ट करा सकते हैं। उन्हें निर्माता, निर्देशक सबकी उपाधि प्राप्त है। ये सब करने के साथ साथ कई सारे अवार्ड्स इन्होंने लिए हैं और अभी अभी गायन की प्रतिभा भी इनमें प्रज्वलित हो गई और ये उस ओर भी कदम रख चुके हैं। तो आज के इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारे समक्ष बैठे हैं श्री सुनील प्रेम व्यास जी। मैं आपके सामने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक क्या लगाऊं, ये मुझे एक शब्द समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सुनील प्रेम व्यास जी कहती हूँ। स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है अपने बारे में कुछ अच्छे शब्द सुनकर, किंतु शायद इतना अधिक मैं उसका भागीदार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं आज तक, जितनी भी टीम में, चाहे नाटक में चाहे फिल्म में, ये सब उनका श्रेय है कि किसी भी तरीके से हम कुछ भी काम कर पा रहे हैं। आप जैसे लोगों की बदौलत कुछ काम कर पा रहे हैं, ये आशीर्वाद है ईश्वर का। ये बड़े लोगों के बड़प्पन की बात होती है और आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है सुनील जी। पहली शुरुआत आज के बातचीत की यहाँ से करना चाहती हूँ कि एक सुनील नाम का व्यक्ति मुंबई आ जाता है और यहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है, यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये जो सुनील जी हैं, ये मुंबई आने के पहले क्या कर रहे थे, पहले हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। जिंदगी में क्या कठिनाइयाँ थी या क्या खुशियाँ थी? ऐसा नहीं है कि कठिनाइयाँ ही हो, पर खुशियाँ भी होंगी। उन सब बारे में हम जानना चाहते हैं। मैं भारत के एक छोटे से गांव से आया हूँ। गन्नौर नाम का एक छोटा कस्बा हरियाणा में है और हमारे यहाँ हाईवे पर उतरकर 3 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो हमारा घर आता था। पैदल चल के जाते हैं? पैदल, और पुराने स्ट्रक्चर के जो टेम्पो चलते थे जिसमें सब एक साथ 50 लोग बैठ जाते हैं, रिक्शा भी चलती थी। तो हमारे यहाँ उस वक्त कोई ऐसा अंग्रेजी मीडियम या 10वीं के आगे ऐसा स्कूल कोई बड़ा ऐसा नहीं था और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जाकर आगे मैंने 11वीं 12वीं की। बचपन बहुत खुशहाल बीता है। हाँ। मेरे पापा इंडियन नेवी में रहे। क्या बात। और मम्मी जैसे कि हाउसवाइफ और एक जॉइंट फैमिली जैसा ही। तो एक बड़ा खुशहाल बचपन देखा हमने। कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता कि कोई शिकायत हो या अपने माता पिता से कोई भी कमी नहीं रही, किसी तरह की कोई कमी हमने कभी फेस नहीं की, आशीर्वाद से। और हम मिडिल क्लास फैमिली से ही रहे। ऐसा भी नहीं कि हमने अति देखा किसी चीज का, ऐसा भी नहीं है। और फिर 11वीं 12वीं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में चले गए। 10वीं तक हिंदी मीडियम में, उसके बाद 11वीं 12वीं। तो सडनली एक बहुत बड़ा जंप था हमारे लिए। पहले दिन जब प्रोफेसर ने जब पढ़ाना शुरू किया तो इज, टू, द, व्हाट, इनके अलावा कोई शब्द समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे थे। और पहले 1 महीने तक अंग्रेजी भाषा के साथ पैदल ही चल रहा था। फिर दौड़ लगाने का प्रयास शुरू हुआ और फिर करते करते ये समय आया कि ठीक है, अब हम अंग्रेजी भाषा में भी फिल्म बना रहे हैं। क्या बात है। तो ये आशीर्वाद है ईश्वर का। मुंबई में ग्रेजुएशन करने के लिए आया और मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ और उस वक्त मैंने टॉप भी किया था। क्या बात, मुंबई यूनिवर्सिटी जी। तो बस ये रहा कि मैंने यहाँ कर नाटक कर लिए, स्टेज पर कुछ परफॉर्म किया तो कुछ अवार्ड्स मिल गए, बेस्ट एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, बेस्ट प्ले, ये सब अवार्ड्स मिल गए पहले ही नाटक में जी। तो अति उत्साह जाग गया मन में। पृथ्वी थिएटर में मैंने एक नाटक किया, प्रतिबिंब, महेश एलकुंचवार साहब का लिखा हुआ जी। तो वो इतना एनकरेजमेंट मिला ऑडियंस से कि तब तक यानी कि फर्स्ट ईयर BSc तक जो मेरा सपना था पायलट बनने का,
वो सपना मुझे लगा कि शायद उससे बड़ा काम ईश्वर ने मेरे लिए चुना हुआ है। हालांकि फर्स्ट ईयर के बाद मैं सेलेक्ट हुआ ट्रेनिंग में, मैंने प्लेन भी उड़ाया, सेस्ना 152A, 1 घंटा 40 मिनट मेरा फ्लाइंग आवर था। तब तक मुझे सपने आते थे पृथ्वी थिएटर के और नाटक के, स्टेज के, और ये एक बहुत ही मेजर कारण रहा कि मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं पायलट के लिए, मुझे तो नाटक करने हैं। सुनील जी, मैं जरा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं क्षमा चाहूंगी, रोक इसलिए रही हूँ कि पिताजी भारतीय नौसेना में थे जी, और बेटा पायलट बनने के ख्वाब देख रहा था, एक समंदर में दूसरा आसमान पर। मैं थोड़ा सा बचपन में वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपकी आई कि आप नौसैनिक के बेटे रहे। तो ऐसा सामान्यतः कहा जाता है कि जो सैनिक के बच्चे होते हैं उनके घरों में अनुशासन और जीवन जीने का तरीका कुछ अलग होता है। क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए जी। ये सिर्फ भारतीय नौसेना या हमारी सेना की बात नहीं है, इवन जो टीचर्स हैं उनके बच्चे भी अनुशासित होते हैं, डॉक्टर्स हैं उनके बच्चे भी अनुशासित होते हैं। और अनुशासन जो है वो मुझे ऐसा लगता है बहुत इंडिविजुअल भी है, वरना हमारे यहाँ बिल्कुल, वरना हमारे हिस्ट्री में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी भी है। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल भी है, लेकिन वो मुझे लगता है पिता से अधिक माँ से आता है। तो ये श्रेय मेरी मम्मी जी उनको जाता है कि उन्होंने, हम 3 भाई बहन हैं, मेरा बड़ा भाई वो भी कैप्टन है, वो समुद्र में ही है। क्या बात। और मेरी छोटी बहन शी इज एन ऑथर। तो ये जो भी आज कुछ हम बन पाए हैं वो एक तो यूँ समझिए कि 70-80% शायद मेरी मम्मी जी का योगदान है, और पिताजी के गुण वो नेचुरली शायद हमारे डीएनए और जीन्स में आए होंगे। जी। आपने बताया आपने लगभग 1 घंटा 45 मिनट के लिए हवाई यात्रा 1 घंटा 40 मिनट, वो भी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के साथ बैठकर, क्योंकि शुरू में तो सोलो फ्लाइंग नहीं देते हैं, वो एक जॉयराइड के आसपास ही होती है, क्योंकि कंट्रोल की जस्ट फीलिंग के लिए पहले 1 महीने में ही होता है। एसपीएल होता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, वो वही था मेरे पास उस वक्त। और उसी समय के दौरान मैंने ये निश्चय लिया कि मैं नाटक करूंगा, और पिताजी से बात की तो उन्होंने हाँ कर दी। क्या बात। बस यही एक वो था कि मेरा वो सफर शुरू हो गया। मैं आपको पायलट वाली स्थिति में फिर से ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे विविध भारती के ये जो कार्यक्रम है इनको बहुत सारे लोग सुनते हैं, और शायद कहीं कोई एक बालक सुन रहा होगा और सोच रहा होगा कि मुझे पायलट बनना है। तो क्यों ना आप थोड़ा सा तरीका बता दें कि कोई बच्चा पायलट कैसे बन सकता है, फिर हम आपके अभिनय, आपकी कला की ओर आएंगे। बेसिकली सब्जेक्ट वाइज देखिए, ये तो एक सिलेबस की बात है कि आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, जो आप ग्रेजुएट हो फिजिक्स में या इवन आफ्टर 12th। और अगर डिफेंस में पायलट बनना है तो डेफिनेटली आप CDS NDA के थ्रू जा सकते हैं। अदरवाइज कमर्शियल पायलट के लिए आप ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन के बाद SPL लेके, फिर उसके बाद PPL होता है, पर्सनल पायलट लाइसेंस, जो 60 घंटे के बाद मिलता है फ्लाइंग के बाद। उसके बाद CPL होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो 250 आवर्स के बाद मिलता है। फिर ATPL होता है। तो ये आपको आवर्स कंप्लीट करने होते हैं इन योर ट्रेनिंग, और उसके बाद जैसे आप को पायलट की तरह से उस आवर्स को कंप्लीट करते हैं, इस तरह से आप प्रोग्रेस करते हैं इन पायलट। मतलब ये भी पूरी परीक्षाएं होती है और आप बिल्कुल परीक्षा पास करते जाए और आगे बढ़ते जाए। बिल्कुल DGSA के अंडर में आता है सभी कुछ, जो कुछ भी हवा में है पक्षियों को छोड़कर, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो या वो हवाई जहाज हो, सब कुछ DGCA, डायरेक्टर जनरल फॉर सिविल एविएशन, इफ आई एम करेक्ट, तो उनके अंडर में आता है। तो एग्जाम देने होते हैं और एग्जाम देके ही आगे बढ़ सकते हैं जी। तो जितने भी भारतवर्ष में जो बच्चे हैं जो बनना चाहते हैं पायलट, हालांकि मैं स्वयं पायलट नहीं हूं तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू, लेकिन जो भी छोटा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके तहत मैं कह रहा हूं कि जो मैंने सीखा पायलट में, हमारे जो CFI थे उन्होंने पहले लेक्चर में ये कहा कि पायलट का अर्थ बताओ, और 22 पायलट से तो सबने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया। तो उन्होंने फाइनली आंसर ये किया कि फास्ट प्लस करेक्ट, क्या बात है, को पायलट कहते हैं। और कुछ यही मूल मंत्र लेकर मैंने सोचा, क्योंकि बहुत यंग था मैं उस वक्त, आई वाज द यंगेस्ट, इनफैक्ट मैं 18 में ग्रेजुएट भी हो गया था। इसकी भी एक कहानी है, बैक स्टोरी है उसकी, जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि मेरे भाई से रिलेटेड है। जी जरूर सुनना चाहेंगे, ऊपर आप ये बात खत्म कर दीजिए, फिर वो कहानी जरूर बताइए। जी जरूर। तो फास्ट प्लस करेक्ट जो है वो मूल मंत्र मुझे लगा कि ये अपनी लाइफ में अगर अपना लें, क्योंकि कभी कभी समय की स्पीड आप नहीं पकड़ पाते हैं या समय के साथ नहीं चल पाते हैं, और कभी कभी आप जब समय के साथ होते हैं मगर करेक्ट काम नहीं कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अगर आप प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है कुछ भी संभव है। तो ये मैंने मूल मंत्र प्रयास किया है, बाकी समय ईश्वर के हाथ में। तो सुनील प्रेम व्यास जी, हम वापस चलते हैं, वो वाली जो कहानी छूट गई थी कि 18 की बरस में ग्रेजुएशन हो जाना, सामान्यतः 20 सामान्यतः 20 या 21 के आसपास, लेकिन आपने 2 साल अपने जीवन के बचाए। जी, मेरा भाई मुझसे 2 साल तकरीबन बड़ा है जी। और मैं जब नर्सरी में था वो फर्स्ट में था। अच्छा। तो मैं रोता था स्कूल में और भाग के उसकी क्लास में बैठ जाता था, और पूरा नॉन स्टॉप जब तक वो पकड़ के टीचर्स मुझे वापस लाते, मैं फिर से भाग के वहां बैठ जाता और रोता रहता था। तो और चिपक के जैसे बड़े भाई को आप पकड़ के बैठ जाते हैं ऐसे। तो काफी डिस्कशन हुआ, प्राइवेट स्कूल था, गांव में था, तो उन्होंने कहा कि अगर नर्सरी KG 1 साल में दोनों एग्जाम पास बच्चा कर सकता है
तो हम देखेंगे कि आप बैठा सकते हैं क्या इसके साथ, क्योंकि अदरवाइज तो अब ये चीज सामान्यतः ये संभव नहीं है। हाँ। लेकिन वो समय अलग था, उस वक्त चीजें, और प्राइवेट अलग स्कूल था। थी, हाँ, जी। तो और प्रतिभा को देखते हुए जी। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जब बच्चे ने 8-9 साल की एज में ग्रेजुएशन कर लिया जी, बहुत सारे उदाहरण। जी। तो उस वक्त मैं नर्सरी स्कूल में पढ़ता और केजी ट्यूशन पर, और दोनों मैंने एक साथ एग्जाम दिए जो पास कर लिए। मैं आ गया फर्स्ट में, लेकिन मेरा भाई तब तक सेकंड में चला गया। अब फिर वही ड्रामा शुरू। अब इसके तहत फिर से यही रिक्वेस्ट की गई और मैंने फिर फर्स्ट और सेकंड एक ही साल में इसी तरह से पढ़ के पास की, दोनों एग्जाम देके, और थर्ड में मैंने अपने भाई को पकड़ लिया। थर्ड से लेकर हम 12वीं क्लास तक साथ में पढ़े, और वो हमेशा से कैप्टन बनना चाहता था शिपिंग में, मैं हमेशा से पायलट बनना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और निर्धारित किया था। तो इसीलिए हालांकि अभी भी मैं ऐसा जोक में कहता हूँ कि क्योंकि मैं निर्देशक हूँ तो स्टिल आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप। यस, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 कक्षाएं एक साथ पढ़ी। आपके पास एक उद्देश्य था कि मुझे अपने भाई के साथ जाके पढ़ना है जी। और जीवन में कोई एक उद्देश्य हो तो जीवन में कई सारे नए काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप सामने बैठे हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी कला की दुनिया की ओर। तो नाटक, थिएटर, रंगमंच, लाइट, कैमरा नहीं है वहाँ जी, साउंड है और साथ में बहुत सारे भाव हैं। इस दुनिया में आप आए कैसे? क्योंकि आपने बताया कि आप तो मुंबई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने आए थे, फिजिक्स से आप पढ़ रहे थे, आप यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से थे, आपने बेहतरीन किया। फिर ये इस ओर आने का, क्योंकि ऐसा आपकी बात से अभी तक नहीं लगा कि आपके परिवार में कोई ये सब कर रहा था, तो इस ओर आने का ख्याल कैसे आया? ये एक कमाल की चीज है, शायद डीएनए में कुछ था। मेरे दादाजी, जिनको मैंने कभी देखा नहीं जी। तो एक वक्त पे उन्होंने 2 फिल्म्स बनाई थी। ये मुझे नहीं मालूम था क्योंकि हमारे पिताजी जब बहुत छोटे थे उसी वक्त वो गुजर गए थे, दादाजी। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज थी कि एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन में सडनली ये चीज जंप होके डीएनए कुछ दिखाना शुरू किया। मैं एक तरह से भोंदू बच्चा था, निकल निकलती रहेगी, नाक बहती रहेगी। और मैं बॉम्बे ग्रेजुएशन करने आया, सडनली माहौल पूरा बदल गया। अंग्रेजी भाषा से बहुत ज्यादा ना ही प्रभावित थे हम और ना ही ऐसी दोस्ती थी, लेकिन पढ़ने में क्योंकि अच्छे थे तो परसेंटेज बेस पे हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। तो हर चीज की एंट्री के जो सिग्नेचर और वो नाम लिखे जाते हैं वो जिम्मेदारी थी। ड्रामा से हमारी क्लास की कोई एंट्री नहीं थी, तो मैंने कहा ड्रामा की एंट्री होनी चाहिए। लिखने का शौक था, ऐसे कुछ भी कविताएं और कुछ भी लिख लेता था मैं। तो सबने मुझे मजाक मजाक में कहा, अरे तुझ में बहुत टैलेंट है, तूने ये देखा है, ऐसे मेरा मजाक उड़ रहा था बेसिकली। और करके मैंने एक स्क्रिप्ट ऐसे ही लिख दी जो सबको बहुत पसंद आई। और करते करते ये हुआ कि जब उसमें कोई एक मित्र था जो डायरेक्टर हो गया, कुछ एक्टर्स हो गए, जब वो रिहर्सल कर रहे थे तो मैं बैठा सामने, तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। उन्होंने कहा अरे तूने लिखा है तू डायरेक्ट कर ले। तो मैं कराने लगा तो कोई नहीं कर पा रहा था, नहीं इसको ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा तू कर दे एक्टिंग। और जैसे ही करने लगा तो वो एक हफ्ता था, ये स्वयं सरस्वती माता का आशीर्वाद कहूंगा मैं, या डीएनए में कुछ था जो कि बिल्कुल कहीं सपनों में नहीं था कि मैं रंगमंच पर जाऊं। कभी मैं बचपन में भी रंगमंच पर नहीं गया था। और सडनली उस एक हफ्ते में जो सुप्त अवस्था में माना जाता है कि 62 तरह की कलाएं हैं, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, ये कला वो कला, उनमें सभी को मिलाएं लगभग तो अभिनय कला बन जाती है। बिल्कुल। तो सडनली वो कलाएं जागृत अवस्था में आ गई उस एक हफ्ते में, जब वो मजाक मजाक में जो रिहर्सल हो रही थी। अच्छा, सरप्राइजिंग बात यह है कि मुझे लगता नहीं कि तब से आज तक इतने साल बीत चुके हैं मैंने कुछ भी खास उसके बाद इंप्रूव किया है। जागृत अवस्था में जो सडनली जब आपकी सेंसेस हर दिशा में जाग जाती हैं, और वो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि हमने बहुत ज्यादा कुछ सीख लिया है उसके बाद। वो उसी लेवल के आसपास ही जागृत अवस्था में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चलो कैमरा सीख लिया, या आपने लाइट्स का या एडिटिंग का या वीएफएक्स का थोड़ा और सपोर्ट मिल गई, लेकिन जो बेसिक चीज है मुझे नहीं लगता कि यह भाव को दर्शाने की जो प्रक्रिया या लिखने की किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप लेखक हो या निर्देशक हो या अभिनेता हो, मुझे नहीं लगता कि उसके आगे बहुत। तो भगवान शिव ने स्वयं नटराज हैं वो उस वक्त आशीर्वाद दे दिया। वो सडनली हुआ, बिल्कुल अनजाने में हुआ, और उस एक हफ्ते में जो हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था। और उसी की बदौलत आज हम फिल्म इंडस्ट्री में या नाटक में जो भी काम कर पा रहे हैं वो उस एक हफ्ते के दौरान जो हुआ वही हुआ। मतलब वो एक हफ्ता जो था वो आपके जीवन में सही दिशा लेकर आ गया। हमारे जीवन में भी ऐसा कोई हफ्ता या कोई दिन आता होगा जब हमें सही दिशा मिल रही होती है, हमें उसे पकड़ने की जरूरत है। आपने सही समय पे सही चीज पकड़ ली, इसके लिए बहुत सारी बधाइयां।
सुनील प्रेम व्यास जी। धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं है कि मैंने वो पकड़ी या ईश्वर ने स्वयं मुझे मेरी झोली में डाली हैं चीजें, लेकिन आज मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हाँ, अभिनय का निर्देशन का न, उतना तक हम समझ गए हैं जी। इतना तो हम कह सकते हैं। तो हम विविध भारती पर साथ में बैठे हैं और यहाँ पर हम आपकी पसंद के कुछ नगमे हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वैसे आप गायन भी करते हैं, तो चाहे तो कुछ गुनगुना सकते हैं या चाहे तो आपकी पसंद का कोई गीत हम सीधे हमारे श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। जी, गायन कला तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत जागृत अवस्था में है मुझ में, लेकिन हाँ, भगवान शिव के आशीर्वाद से एक शिव भगवान पर एक गीत हमने रचित किया, क्योंकि वो हमारा बेलपत्र है, हमने स्वयं चढ़ाना था, इस कारण से वो गीत, उसको हमने अपना स्वर दिया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि गायन हमारा कुछ स्पेशलाइजेशन है, तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि कोई रेडियो से ही गीत बजे तो अच्छा रहेगा। तो आपकी पसंद का कोई गीत बताएं जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। जैसे पहले की फिल्मों में एक प्यार का नगमा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, संतोष आनंद जी की रचना। जी जी। अच्छा, मुझे एक अजीब सा शौक भी है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, जी जी। तो मैं जो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ। उनको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक नया अंतरा लिख देता हूँ। क्या बात है। ये एक प्यार का नगमा है, में इतनी डीप है, सेकंड अंतरा खास तौर पे इतना डीप। संतोष आनंद जी का नाम आपने लिया, और इच्छा ये होती है कि जो गाना लिखा है उससे और अच्छा कुछ बन जाए, और मैंने भरसक प्रयास किया। मैंने कई गानों के मैं आपको सुना सकता हूँ, जो आप जज करेंगे तो हाँ, कुछ अच्छे लेवल पर एक्सटेंशन हुई, लेकिन इस गाने का इससे आगे का एक्सटेंशन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ मीनिंग वाइज। आप तुकबंदी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये गाना बहुत बेहतरीन है, लिखा बहुत अच्छा है, गाया तो ऑफ कोर्स। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, बहुत खूबसूरत गीत है। तो चलिए हमारे श्रोताओं को आपका पसंदीदा ये गीत हम सुनाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, और गीत के बाद आपसे बहुत रोचक बातें हो रही है, उस ओर हम वापस पहुंचेंगे। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हमारे समक्ष बैठे हैं सुनील प्रेम व्यास जी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हमने अभी तक उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें समझी हैं, जानी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे पन्ने ऐसे हैं इस किताब के जो खुलने बाकी हैं। तो हम रंगमंच थिएटर की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे एक सलाह, सुझाव, हमारे जैसे मैंने आपसे कहा कि विविध भारती के श्रोता कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो आज क्यों ना रंगमंच की कुछ जानकारी, जैसे प्रोफाइल या बहुत सारे शब्द होते हैं, वो सारे शब्दों में से कुछ चीजें अगर आप कुछ पॉइंट्स उन्हें बता दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम विविध भारती पर हैं तो यहाँ पर ऑडियो है, विजुअल नहीं है। शब्दों से खेलना है आपको। जी, और शब्दों में जो नाटक जो है वो प्योरली वर्बल मीडियम है जी। फिल्म जो है वो एक तरह से डायरेक्टर्स मीडियम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बार विजुअल ज्यादा हावी हो सकते हैं जी। रेडियो पर सब कुछ ऑडियो ही है जी। तो जितनी नाटक की दुनिया में ऑडियो पर काम होता है, जिसमें डिक्शन है या आपकी पंक्चुएशंस हैं, जैसे हम जब थिएटर की वर्कशॉप करते हैं तो कैसे मीनिंग बदलता है। मान लीजिए मैं किसी से प्रेम का इजहार कर रहा हूँ तो आई लव यू में से अगर मैं आई पर एम्फसाइज करता हूँ, I love you. Whether he or she loves you or not doesn't matter. Exactly. I love you. I don't hate you. I love you, not him or her. तो कैसे किसी भी शब्द पर आप एम्फसाइज करते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। वैसे ही जहाँ पंक्चुएशंस हैं, रोको मत, ये मशहूर है काफी, रोको मत कोमा जाने दो, रोको कोमा मत जाने दो, मीनिंग बदल जाता है। तो आप रेडियो पर हैं तो ऑडियो का ही सारा काम है, वो पंक्चुएशंस हैं। और आई मस्ट अप्रिशिएट, आप बहुत अच्छी हैं उसमें, आपकी पंक्चुएशंस बहुत अच्छी हैं, आपकी जो एम्फसाइज करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। और ये अक्सर हमने जब बचपन से जब से रेडियो सुना है तो रेडियो पर जितने भी लोगों ने आज तक काम किया है, मुझे लगता है कि वो 100 में से शायद 101 नंबर वाले लोग रहे हैं। चाहे बचपन में बिना का गीतमाला या उस तरह की, अमीन सैनी साहब से आप हवा महल का भी जिक्र हवा महल का, तो जितनी भी वो क्या होता है कि वहाँ क्योंकि विजुअल नहीं है तो वो आपको विजुअलाइज करवाना है अपने ऑडियो के माध्यम से। तो ये एक अपने आप में बड़ा काम है, क्योंकि आपके पास वीडियो का सहारा बिल्कुल नहीं है। तो और सूरज को क्या दिया दिखाएं, हम क्या सिखाएंगे आप लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसमें ऑलरेडी इतने बेहतरीन हैं। आपके पास और कोई नाटक में तो हमारे पास बॉडी लैंग्वेज है, हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, हमारे पास ऑडियंस की ऑन द स्पॉट इंटरेक्शन है। उन्होंने वो लाफ्टर आया या क्लैप आया नहीं आया, और उसके बिहाफ पे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है, और जो आप बखूबी निभा पाते हैं, आज से नहीं, हम बचपन से जो भी सुनते आ रहे हैं। जी। तो क्या सूरज को दिया दिखाएंगे हम। अच्छा, आपने बहुत सारे नाटक किए हैं और आपको यहाँ पर हमें पता है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो हम ना बताएं, अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात, मंच पर एक्टिंग करना और उसके लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड लेना, स्टेज पे करना, बड़े बड़े लंबे लंबे मोनोलॉग होते हैं, उन्हें याद करना, तैयार करना, बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, ड्रेस चेंज, कितनी सारी चीजें होती है, उसके बाद आप अवार्ड लेकर आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आपके नाटक की जो यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए, अवार्ड तो ये है कि मान लीजिए 10 नाटक हैं, उसमें से एक को अवार्ड वो किसी भी एक रीजन से मिल जाता है। कभी निर्देशक अच्छा है, कभी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कभी उस दिन बहुत अच्छे आपके नवरस अच्छे चल रहे हैं, आप इमोशंस बड़ी अच्छी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अवार्ड से अधिक ये मायने रखता है कि आपने उसका आनंद क्या लिया है। जी। और वो आनंद 30 दिन की मान लीजिए रिहर्सल है और 3 घंटे का शो है। जी। जीवन में 30 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं 3 घंटे के मुकाबले, और 30 दिन अगर आपने आनंद लिया है तो 3 घंटे तो डेफिनेटली आनंद लेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है ये ज्यादा मायने रखता है। रिकॉग्निशन मिलना एक अलग बात है कि आपको अवार्ड मिल गया, सर्टिफिकेट्स मिल गए, आपने अच्छे ड्राइंग रूम में सजा लिए, लेकिन अगर आपने जैसे लुत्फ आए जिस काम में, आपने कहा ना बैक स्टेज पर इतना सारा काम, लेकिन मेरा लिखा एक शेर है कि लुत्फ आए यानी मजा आए, लुत्फ आए जिस काम में, एहसास क्या थकन का, रूह मुकम्मल सी लगती है, थकन तो है जिस्मानी। क्या बात है। तो ये एक तरह से मेरा भी मूल मंत्र है कि मैं किसी भी काम में, किसी भी इंसान को ऐसा होना चाहिए कि इतनी शिद्दत से किसी चीज को करो कि आपको बिल्कुल ख्याल ना आए कि आप थक गए हैं या इतने सारा काम कर रहे हैं या इतने मोनोलॉग हैं याद करने के लिए। हालांकि नाटक और फिल्म में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही लॉन्ग शॉट में हैं, दोनों 2.5 घंटे में खत्म होते हैं जी, एज कम्पेयर टू टीवी जो 2.5 साल भी चल जाती है कहानी। तो नाटक और फिल्म में सिर्फ कैमरा का ही डिफरेंस है। आप 30 दिन रिहर्सल करके 1 टेक स्टेज पे करते हैं या 5, 7, 10 टेक करके 1 टेक ओके हो जाता है। लोगों को लगता है कि नाटक ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों मीडियम्स में काम किया है, नाटक, टीवी और फिल्म में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नाटक ज्यादा डिफिकल्ट है। देखने में किसी को ये डिफिकल्ट लग सकता है कि अरे इतने लंबे लंबे मोनोलॉग बगैर और गलती भी नहीं कर सकते, लगातार 80-90 पेज आप
कर रहे हो। हाँ, तो ये वन एक्ट प्लेस भी होते हैं जिसमें एक ही एक्टर है जी। ऐसा भी नहीं कि कुछ गलती हो जाए तो दूसरा एक्टर संभाल ले जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी तैयारी, आपकी रिहर्सल एक महीना 2 महीना जब आप कर लेते हैं तो उस गलती का स्कोप नहीं बनता है। तो और फिल्म में वही चीज, आपने कम रिहर्सल की और 5-7 रिहर्सल यानी टेक्स करके आप ओके कर देते हैं जी। इतना मेजर डिफिकल्ट नहीं है जैसा लोग समझते हैं। सच ये है कि आपने शिद्दत से उसे चाहा है और उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत सफल हुई है, इसलिए आपको बहुत आसान दिखता है। पर कई बार ऐसा होता है, पहली बार कोई कर रहा है तो उसे थोड़ी कठिनाई होती है, बाद में सही हो जाता है। जी। ये बहुत अच्छी चर्चा हमारी चल रही है। चर्चा के बीच में एक गीत हमारे श्रोताओं तक पहुंच जाए, और आप बहुत अच्छी शेर लिखते हैं, तो आपके किसी एक शेर के साथ हम पहुंचा दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अभी आपको वैसे वो शेर सुनाया है। हालांकि मैं कविताएं करता हूँ, मुझे याद आती है, थोड़ी लंबी हो सकती है वो कविता, क्योंकि आर्टिस्ट की बात हो रही है, थिएटर की बात हो रही है। जी। हमारी जो पहली फिल्म थी द आर्टिस्ट विद इन, जी। उसमें इनर साइक ऑफ ए स्टेज एक्टर, जो कि क्लाउन जोकर के रूप में हमने प्रेजेंट की थी, तो उसकी इंट्रोडक्शन है जो कविता के फॉर्म में है। जी। मैं तुमसे हूँ तुम मुझसे हो, इनर आर्टिस्ट इज टॉकिंग टू द एक्टर। ओके। मैं तुमसे हूँ तुम मुझसे हो, कौन हूँ मैं तुम ये पूछते हो, हूँ जानता तुम्हें अच्छी तरह, मुझ में होती सदा ये जिरा, क्यों मैं संतुष्ट नहीं, मुझसा भला न कोई, मुझसा दुष्ट नहीं, विलास का भोगी तुम्हें बनाता, तपस्वी जोगी तुम्हें बनाता, कभी मार कर मुझे बैठ जाते, संतुष्ट कर कभी ऐंठ जाते, मैं ही करता चाह उत्पन्न, मुझ में ये सारी कंपन, कर्मों का आधार में, चंचल वायु पर सवार में, कभी स्तब्ध और स्थिर सा, प्रकाश कभी मैं तिमिर सा, मैं जिस पर आ जाऊं गर उसे न पाऊं, हो जाता उदास में, रहता फिर चुपचाप में, दुख का फिर आलाप में, फिर आंखों से छन छन कर आता मैं आंसू बनकर। क्या बात। तो इस तरह काफी लंबा है। तो एक आर्टिस्ट से, यानी उसके अंदर का आर्टिस्ट, कलाकार, क्लाउन बात कर रहा है अपने एक्टर से और कहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो, यानी मुझे अभिनय दो। जी। तो ये मुझे इस वक्त याद आया तो मैंने आपको सुना दिया। ऐसे तो डायरी भरी हुई है, तो बेहतर है हम अपने जो श्रोतागण हैं उनके लिए गीत सुनाते हैं। जी। तो गीत में आपकी पसंद का कोई गीत अगर आप जिक्र कर दें तो? जैसे मैं बालिका वधू, इफ आई एम करेक्ट, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। उसमें मैंने जैसे जिक्र किया, एक अंतरा मैंने नया लिखा था। जी, स्वागत है। तो बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तो और तो आपके लिए बनता है इसमें डुएट। तो इसमें जो नया अंतरा है वो है कि गा के। स्वागत है, सुनाइएगा। तेरे हाथों में जो सजता वो कंगन में बन जाऊं, कानों की बाली माथे पे बिंदिया बनकर तुम पर आऊं, तुम पर यूं ही सजकर मैं तुमको चाहूं और सराहूं, हो जाऊं तुम में गुम, बड़े अच्छे लगते हैं। और यही फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि मेरे हाथों में सजता वो कंगन तुम बन जाओ, कानों की बाली माथे पे बिंदिया बनकर तुम मुस्काओ, मुझ पर यूं ही सजकर तुम यूं ही रहना, बन के गहना मुझसे कहना, सजो तुम बड़े अच्छे। आई एम सॉरी, मैं गायकी नहीं जानता हूँ। ये बहुत खूबसूरत था। चलिए हमारे श्रोताओं को ये खूबसूरत सा गीत सुनवा देते हैं। हालांकि आपने कहा कि ये और शब्द महिलाओं के लिए है, अमित कुमार जी खुद ही और गा लेते हैं और मंचों पर बहुत खूबसूरती से ये गीत गाते हैं। मैंने उन्हें लाइव सुना है और सचिन जी जिन पर ये गाना पिक्चराइज है उनको भी मैंने लाइव सुना है, बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए चलते हैं इस गीत की ओर। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम।
कितने पास है, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब तक साक्षात्कार में हमने सुनील प्रेमव्यास जी से बहुत सारी बातें करी और उन सभी बातों से उनकी प्रतिभाएं निखर कर आ रही हैं और साथ में बहुत सारी अच्छी जानकारियां, अच्छी सीखें हम तक पहुंच रही हैं। चलिए वापस उनसे बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। रंगमंच में उन्होंने अभिनय किया है, अब रंगमंच में उन्होंने लिखा भी है, उसी बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं। श्री सुनील प्रेमव्यास जी, आपका फिर से स्वागत है। और अब प्रश्न आ जाता है कि चेहरे से तो आप एक्सप्रेस कर रहे थे, ये मैं हक से कह सकती हूँ कि हमारे हवा महल को सुनते सुनते आपने लिखना सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फिर नाटक भी लिखने लगे, तो उसके बारे में बताएं कि आपने कौन कौन से नाटक लिखे हैं और किस तरह से उनका प्रदर्शन हुआ है। 11 नाटक लिखे हैं अभी तक जी। और क्योंकि मैं थोड़ा सा लालची हूँ अभिनय के मामले में, तो 11 के 11 नाटकों का प्रदर्शन नहीं हुआ, 8 या 9 का हुआ है। क्योंकि दूसरी कोई बहुत अच्छी जब स्क्रिप्ट मिल जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो, हमने जो लिखा उसको रख देते हैं अलमारी में, कभी और करेंगे। किसी और लेखक का बहुत अच्छा जो एक्सप्रेशन है सब्जेक्ट का, तो मुझे वो भा जाता है तो वो कर लेते हैं। मेरे लिखे नाटकों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ एक बादल नाम का एक नाटक है जो मेरा फेवरेट है। अच्छा। जो कि जैसे एक सिक्का, उसके हेड्स और टेल्स में से एक ना हो तो सिक्का नहीं चलता, वैसे ही हमारे जो इस नाटक के जो मेन मुख्य पात्र हैं, जो कि पेंटर हैं बाय पैशन रादर प्रोफेशन, अर्जुन नाम का कैरेक्टर है। तो उसका ऐसा मानना है कि इंसान की 3 डायमेंशंस, गुड, बैड और अगली में से, अच्छे, बुरे और भद्दे में से अगर एक ना हो तो पूरा इंसान नहीं हो पाएगा। और वो एक क्लासिकल डांसर, कथक डांसर वसुंधरा, सरप्राइजिंगली अ ब्लाइंड क्लासिकल डांसर से मुलाकात उनकी हो जाती है। अच्छा। और इनके बीच की एक लव स्टोरी शुरू होती है जो कि एक गुथी हुई है इंसान के अच्छे, बुरे और भद्दे रूप के बीच में। तो ये सब्जेक्ट मुझे ऐसा लगता है जिस ढंग से डिजाइन हुआ, आशीर्वाद ईश्वर का हुआ। मैंने 5 बार इसके लिए पहली बार गीता पढ़ी थी, 2004 में ये नाटक लिखा था और संस्कृत के श्लोक भी हमने इसमें इंक्लूड किए थे। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा खुद सरप्राइज होता हूँ कि कैसे सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया कि इस सब्जेक्ट पर मुझे लगता है कि इस ढंग से काम बहुत कम शायद हुआ हो और इस पर हमारी फिल्म की बहुत तीव्र इच्छा है। तो जो हम अभी इसकी स्क्रिप्टिंग के प्रोसेस में हैं, इस पर फिल्म भी हम बनाएंगे। ऑडियंस की रिस्पांस को, इनफैक्ट जब आपको स्क्रिप्ट की भी जो स्ट्रक्चर है स्क्रिप्ट का, मुझे ऐसा लगता है खुद अपनी कृति की तारीफ करने से अच्छा है कि जब ये फिल्म बन के ऑडियंस तक आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये नाटक मेरे बहुत दिल के नजदीक है। दर्शकों ने जो बहुत सराहा है हमारे नाटकों को, उसमें कुछ कॉमेडी हास्य नाटक हैं, हम नहीं सुधरेंगे एक नाटक है, एक है गलती से मिस्टेक हो गई जो कि एक ब्रिटिश राइटर की हिंदी अडैप्टेशन हमने की थी, एक है उफ हुए हम परेशान, एक
इम्प्रोवाइजेशन मेथड से भी एक नाटक हमने स्ट्रक्चर किया था, लड़ी नजरिया नाम से, जो कि NSD में भी अभिराम भड़कमकर जी की कलम उस पर चली है, उन्होंने लिखा है। नवाज ने भी वो नाटक उस वक्त किया था। बहुत। तो इम्प्रोवाइजेशन मेथड में क्या होता है कि देयर इज नो स्क्रिप्ट, डायरेक्टली एक्टर्स हैं और निर्देशक वहां है और कहानी है आपके पास। जैसे हरिशंकर परसाई जी की कहानी पर हमने ऐसे ही कहानी को डायरेक्टली रिहर्सल करते हुए गुथ दिया था और उसके डायलॉग्स बनते चले गए और उसको फिर हमने मंचन भी किया उसका। उसमें लाइव म्यूजिक था। इससे मुझे याद आता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। श्री कमलाकर सोनटके जी, जो कि NSD की सिलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं और नाना पाटेकर जी के गुरु और बहुत ही महागुरुओं की तुलना में हैं कमलाकर सोनटके जी, उन्होंने मुझे नाटक की दुनिया में शुरुआती दिनों में 2 नाटकों में एक तरह से ब्रेक दिया। ऑल ओवर इंडिया हमने शोज किए। तो उनकी जो पत्नी है श्रीमती कांचन सोनटके जी, उन्हें डॉटर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड भी मिला है। तो उनके निर्देशन में मैंने एक बहुत इनिशियल स्टेज पे अपने नाटक के करियर में काम किया था, जिसमें जो बच्चों को टारगेटेड प्ले था, जिसमें मुझे छोड़कर सभी लोग फिजिकली चैलेंज्ड थे। अच्छा। या तो ब्लाइंड हैं, देख नहीं पाते हैं, या वो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। अच्छा। और म्यूजिकल था। आप इमेजिन कीजिए 16 लोगों की टीम, तबले पर एक लड़का था वैभव, जो कि देख नहीं सकता था, और मेरे साथ जो एक तरह से कोरियोग्राफी में इन्वॉल्व हैं वो सुन नहीं सकते थे, या तो पूरी तरह या मशीन लगा के पार्शियली सुन पाएंगे मुश्किल से। लेकिन आप जब नृत्य में तो ऐसा नहीं कि मशीनें लगा रखी हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सिर्फ टच करके उनको बस बताया जाता है कि शुरू हो गया। जो देख नहीं सकता, जो तबला बजा रहा है या ढोलक बजा रहा है, और ये सुन नहीं पा रहे हैं, और कैसे आप तालमेल बैठाएंगे। मुझे छोड़ के सभी परफेक्ट होते थे। तब समझ में आया कि ये 5 सेंसेस में से एक सेंस थोड़ा वो कोई कम हो जाए तो कैसे ईश्वर बाकी सेंसेस कैसे बढ़ा देता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। मुझे लगा कि अपनी इन सेंसेस पर डिटेल में काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो नाटक की दुनिया में अब मैं अगर अपने अनुभव की बात कहूंगा तो शायद बेहोश होने तक मैं बोल सकता हूँ। जी। तो ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आपने साझा किया, शेयर किया कि आप मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं था, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी, और आप कह रहे हैं कि वो सब परफेक्ट थे और आप कम कहीं ना कहीं पड़ जाते थे हर शो में। जी। ऐसा नहीं कि वो 1-2 बार, हर शो में वो इतने परफेक्ट थे और प्रिसाइज थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है दर्पण। अच्छा। दर्पण थिएटर ग्रुप जी। वही आगे चल के फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में दर्पण थिएटर एंड सिने आर्ट्स बना। जी। तो वो दर्पण मुझे बार बार दिख जाता है, उस वक्त से ही नहीं, आज भी, जी। कि अच्छा इतना सीख लिया। तो पता लगता है नहीं, अभी तो बहुत लंबा सफर है। जी। तो उन सारे लोगों के लिए जो आपके साथ उस प्यारे खूबसूरत से नाटक में काम कर रहे थे और आपसे अच्छा कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए कोई एक गीत अगर हम दे दें तो। बिल्कुल, ये मुझे शब्द अच्छे लग रहे हैं इसके साथ मैच होते हुए, इस फीलिंग के अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है। सोनू निगम जी का गीत है ये, मुझे बहुत पसंद है गीत। इसमें बड़ी सोलफुल गाना है और सोनू जी ने बहुत अच्छा गाया है। जी। हम आपसे सोनू जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने उनसे अपनी फिल्म में गाना भी गवाया है, लेकिन पहले ये गाना हमारे श्रोताओं को सुना देते हैं। जी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन
इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। आप सुन रहे थे ये प्यारा सा नगमा जिसे गाया है सोनू निगम जी ने, और आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। ये खूबसूरत सी बातचीत चल रही है और इसी खूबसूरत सी बातचीत में हम बात छोड़कर आए थे बहुत प्यारे से गायक सोनू निगम जी पर। तो हमारे सामने बैठे हैं श्री सुनील प्रेम व्यास जी और हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने सोनू निगम जी को अपनी फिल्म में गवाया था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो सोनू जी के बारे में क्या कहें, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम अभी की जनरेशन के जो सिंगर्स हैं जी। जो कभी भी सुर से परे हटकर सुनाई नहीं देते, चाहे स्टेज शो हो, चाहे रिहर्सल हो, चाहे वो फाइनल रिकॉर्डिंग हो जी। तो सोनू जी उनमें से हैं। मतलब कभी भी मैनुअल ट्यूनिंग या ऐसे कभी भी आवश्यकता मुझे नहीं लगता। वो स्टेज शो में भी मतलब 2-3 घंटे आपने कभी देखा उनका लाइव परफॉर्मेंस, तो 2-3 घंटे भी परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी गीत अभी का, पहले का, उनका अपना, किसी और का, वो कभी भी सुर से कभी भी हटते नहीं है। ये बहुत रेयर है। कितने भी मंचे हुए हों, जब थक जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती है तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन मैंने कभी भी सोनू जी को सुर से हटते नहीं सुना। ये बहुत रेयर है। एक तो उन पे सरस्वती माता का आशीर्वाद है, दूसरे बहुत बड़े स्टार भी हैं वो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी, मैं खुद उनका फैन हूँ। तो जो गीत उन्होंने हमारी फिल्म में गाया उस फिल्म का नाम है टेक इट इजी जी। ये पेरेंटल प्रेशर पर है, एकेडमिक प्रेशर जो छोटे बच्चों पर रहता है। ये शहरों में क्या है, मेट्रो सिटीज में माँ बाप अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं उन्हें गुड ह्यूमन से ज्यादा सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं कि वो डांस भी करें, कराटे भी करें, म्यूजिक क्लास में भी जाएं और 90% प्लस मार्क्स तो चाहिए। उसमें तो काम नहीं चलता जी। वो आज के समाज की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी अधिक हैं। लेकिन हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है। ये चीज इसमें कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं जी। गवर्नमेंट ने समझा है, उन्होंने 5वीं क्लास तक ऐसा किया कि ग्रेड सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर, फिर भी माँ बाप पहुंच जाते हैं कि बताओ हमारा बच्चा कौन सी रैंक पे आया है। तो वो कहीं ना कहीं तो टेक इट इजी फॉर द पेरेंट्स। तो इसमें माँ और एक बच्चे के बीच के उसमें एक गाना था जो माँ पर माँ सुन ले जरा कहता है क्या दिल ये मेरा। अच्छा। तो इस तरह का वो गीत था जो सोनू जी ने गाया और बहुत ही बढ़िया। सोनू जी की एक और खास बात जो मुझे उस वक्त तक नहीं पता थी जब रिकॉर्डिंग हुई, तो उनके पास एक रजिस्टर रहता है। अच्छा। जिसमें वो हमेशा लिखते हैं कि कौन सी फिल्म, लिरिक्स राइटर कौन है। अच्छा, ये गीत में लिरिक्स में मेरा भी क्रेडिट है। क्या बात। और डायरेक्टर कौन है फिल्म के, ये अपने रजिस्टर में वो लिखते हैं। किस डेट को हमने किया, किस ईयर में, कैसे क्या, वो लिखते हैं अपने रजिस्टर में फॉर हिज ऑन पर्सनल रिकॉर्ड। तो मुझे याद है कि स्टूडियो में जब आए तो उन्होंने सबसे पहले यही, और एट द सेम टाइम उनकी जो समझ है सब्जेक्ट और कंटेंट की, तो क्योंकि मैं निर्देशक था और लिरिक्स राइटर भी था, तो उन्होंने पहले सब्जेक्ट की सिचुएशन को समझा, अकॉर्डिंगली उन्होंने उसके जो एक्सप्रेशन है उस पर पहले काम किया। भाई सुर वाइज तो उन्होंने गाना पहले दे दिया जाता है, वो प्रैक्टिस ले लेते हैं। सुर वाइज तो उसके अंदर उनके लिए कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत, और उनकी स्केल में था, रेंज बहुत हाई थी गाने के लिए, उनकी स्केल में डेफिनेटली था। लेकिन उन्होंने जो पूरी फीलिंग को समझा, पूरे सीन सिचुएशन, कहाँ पर गाना आएगा कैसे, और उसके हिसाब से जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, और फिर अपनी तरफ से भी जो उन्होंने उसमें इनपुट दी, खासतौर पर आलाप में जो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप अपने तरीके से आलाप भी लीजिए, हमने तो कंपोज किया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो आलाप दिए वो बहुत बेहतरीन थे। उसको हमने गाने में बिल्कुल उसको रखा भी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सुखद था, बहुत ही ग्राउंडेड, और बहुत आनंद लिया हमने उनके साथ रिकॉर्डिंग में। जितने भी कुछ घंटों की रिकॉर्डिंग जैसे होती है तो उससे पहले चाय और उसके बाद की चाय, बस इतनी ही बात होती है। तो मुझे बड़ा आनंद आया और मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है आगे आने वाली फिल्म में हम सोनू जी के साथ दोबारा काम करेंगे। उनके जो पीए हैं आशीष जी, वो भी बड़े अच्छे हैं, ग्राउंडेड हैं। तो हमारी इच्छा है और हम करने ही वाले हैं जी। ये आपका सौभाग्य था कि आप इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाए और आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे, हमें पता है। अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, और विषय में आगे बढ़ते बढ़ते मैं देख रही हूँ एक फिल्म राइटर को। आप नाटक भी लिखते हैं, आप फिल्म भी लिखते हैं, फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। दोनों चीजों में कहानी है, किरदार है, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है। वो अलग क्या होता है?
स्क्रीन प्ले। जी। स्क्रीन पर क्या प्ले हो रहा है जी। नाटक में उसे सिनेरियो कह दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि नाटक में भी ऐसा दिखाया जा सकता है कि अब 1947 है, अब 2030 है और फिर से 1857 है। तो ये शफलिंग नाटक में भी हो सकती है, लेकिन वहां पर हमें समय इजाजत नहीं देता कि सडनली सेट कॉस्ट्यूम सारी चीजें बदली जा सकें। जी। फिल्म में क्योंकि वो कटिंग्स में बनती है, सब जानते हैं, तो वो इजाजत ज्यादा मिल जाती है। यानी कि लिमिटेशन को समझते हुए नाटक को लिखना पड़ता है। फिल्म में लिमिटलेस होकर आप लिख सकते हैं। जी। जो आप इमेजिन कर सकते हैं, फॉर्चुनेटली आज वो क्रिएट किया जा सकता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, जिस तरह से अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जिस तरीके से यानी इमेजिनेशन ही कम पड़ सकती है, किसी की विजुअलाइजेशन कम पड़ सकती है, टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नाटक में फिर भी वो अभी भी लिमिटेशन है, राइटिंग की बात करें तो। जी। लेकिन नाटक का अपना चार्म है, क्योंकि वो अभिनेता का मीडियम है। वहां कट बोलने के लिए डायरेक्टर नहीं है, एडिटिंग नहीं होगी, क्लोजअप बनाना है तो एक्टर को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना अच्छा परफॉर्म और एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि सारे ऑडियंस आपको ही देखें। बिल्कुल। सब कुछ फुल लेंथ शॉट में चल रहा है, पैर से सिर तक सब 10 एक्टर 10 के 10 नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ही देखें, आपको क्लोजअप बनाना है। तो एक्टर्स मीडियम है। जी। प्योरली एक्टर्स मीडियम है। दैट्स व्हाई एक्टर्स जो बहुत फिल्मों में कामयाब हो जाते हैं, वो भी तरसते हैं कि नाटक का वो आनंद मुझे लेना है। जी। और टीवी जो ब्लैकआउट का आनंद लेना है। जी। टीवी राइटर्स मीडियम है। वही जैसे मैंने कहा 2.5 घंटे की कहानी को इंटरेस्टिंगली 2.5 साल तक कैसे खींचना है। जी। और फिल्म प्योरली डायरेक्टर्स मीडियम है। दैट्स व्हाई अ फिल्म बाय ओके प्योरली डायरेक्टर्स मीडियम है कि आप कितने भी अच्छे एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन गुस्सा है तो सिर्फ हाथ की मुट्ठी कैसे स्ट्रांगली क्लोज कर रहा है या ग्लास को तोड़ दिया है, आप क्या एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं, आप अपने मेथड से वो कर सकते हैं। जी। तो राइटिंग वाइज मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां जैसी होती हैं, किरदार जैसे होते हैं, तो उसमें मेजर फर्क नहीं आता। इमोशंस वही है, रोना रोने जैसा है, हंसना हंसने जैसा है। सिर्फ मीडियम का थोड़ा सा फर्क है, और वो समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मान लीजिए अगर आप शाओलिन या किसी एक इस तरह की मार्शल आर्ट्स के अंदर एक्सपर्ट हैं और आपको एक लाठी तलवार नहीं दे दी जाए चलाने के लिए, कैमरा और दे दिया जाए, तो उसी का इस्तेमाल करना आपको आ जाता है। ये इतना मुश्किल काम मुझे नहीं लगता है। अच्छा जी। तो सुनील जी, आपकी पसंद का कोई गीत जो हम हमारे श्रोताओं को सुना सकें? शंकर महादेवन जी की आवाज में एक गीत है जो मुझे बहुत टच करता है, तारे ज़मीं पे। हाँ, बहुत खूबसूरत सा गीत है। क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, सोनू निगम जी ने माँ पर एक गीत गाया है, तो बहुत ही कम माँ के से रिलेटेड गीत हैं जो कि हम सुनते हैं। मान लीजिए शायद 10 ही ऐसे गीत निकलेंगे, तो उनमें ये गाना है जो बहुत ही मुझे टच करता है। तो ये गीत हमारे श्रोताओं को सुनाने से पहले एक बात आपसे पूछनी है कि शंकर महादेवन जी ने भी आपके लिए गाया है, तो कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही ग्राउंडेड शंकर जी, क्योंकि मैं थिएटर जहाँ करता था वहाँ पर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है थिएटर में भी। वो मुझसे बहुत सीनियर हैं, और शंकर जी तो गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी टेक इट इजी फिल्म में उन्होंने एक गीत गाया है, मुश्किल है खुद को खुद ही से जुदा करना, ये टाइटल है उसका। और शंकर जी के जो छोटे वाले सुपुत्र हैं, उनकी आवाज में भी एक गाना हमने उसी फिल्म में रिकॉर्ड किया था, और शंकर जी के साथ एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जी। और मेरी एक्सपेक्टेशन से उन्होंने बहुत बियॉन्ड आलाप दिए गीत के लिए, और जिस ढंग से उन्होंने उसको पिरोया, मोतियों को यानी शब्दों को एक हार में धागे यानी सुरों में, जिस ढंग से उन्होंने उसको बहुत बेहतरीन, मतलब वो गाना मेरा फेवरेट भी है इस फिल्म में जी। तो शंकर जी के साथ एक्सपीरियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वो गुरुओं की श्रेणी में है। तो चलिए हम ये वाला गीत जो आपने पसंद किया है शंकर जी का, वो हम हमारे श्रोताओं को सुना देते हैं प्लीज। और उससे परे हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक जितने प्रोजेक्ट किए हैं उनके नाम, और आगे क्या विचार चल रहा है आपके मन में उस बारे में जी। तो सुनते हैं ये गीत। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ।
क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम बात कर रहे हैं सुनील प्रेम व्यास जी से। सुनील जी, अब तक की जितनी फिल्में आपने बनाई हैं, एक किसी फिल्म में आपने शायद 17 किरदार किए हैं और कई सारी फिल्मों को आपने बनाया है, तो क्या आप अपनी फिल्मों के नाम और थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में? पहली फिल्म जो द आर्टिस्ट विद इन नाम है फिल्म का जी, जो यूँ समझिए कि बस मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, किसी इंस्टीट्यूट से मैं नहीं हूँ, नाटक ही किए जीवन भर, तो लगा कि फिल्म बना के देखते हैं, आती है नहीं। थोड़ा टीवी कर चुका था, कैमरा समझ चुका था, थोड़ा फिल्म भी कर चुका था एज एक्टर जी। अभिशप्त नाम था फिल्म का जी। तो थोड़ा समझ चुका था। मुझे लगा एक गलतफहमी दूर हो जाएगी कि फिल्म बनानी आती है और जो कुछ कमाया है वो सब डाल के एक फिल्म बना के देखते हैं। तो फिल्म बिल्कुल ऑफ बीट सब्जेक्ट रहा, जैसे मैंने जिक्र किया, 2 एक्टर, एक रात की कहानी, 22 कैरेक्टर करते हैं। क्योंकि नाटक में हम सभी कुछ करते रहे तो इस फिल्म में भी सभी कुछ किया और वो 1 साल अति आनंद वाला समय था, हर तरह से क्रिएटिवली भी। और इस फिल्म को बनाते वक्त मैं, कमाल की बात तो यह है, ईश्वर का आशीर्वाद ही रहा। रीजन होते हैं फिल्म बनाने में या नाटक में, कोई ना कोई, हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलती तो थोड़ा बेचैनी, क्रोध कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 साल इतना शांतिमय, इतना आनंदमय था ये जीवन का, बहुत ही। इस फिल्म में ये सब्जेक्ट कभी बना नहीं है, इनर साइको ऑफ ए स्टेज एक्टर, और ये बिकेगी हमने सोचा नहीं था। जी। कान फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था जी। और ये सब हुआ, ये आशीर्वाद से हुआ जी। और धन आया तो दूसरी फिल्म बनाई जो कॉमेडी फिल्म थी, उसमें हमारे थिएटर ग्रुप के सभी कलाकार थे, मैंने भी अभिनय किया। गलती से मिस्टेक हो गई नाम की एक फिल्म थी कॉमेडी। अब ये भी हमने नहीं सोचा था कि धन वापस हम इसे कमा लेंगे और आ जाएगा। और फिर हमने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म कहेंगे या इनोवेटिव फिल्म कहेंगे, बेटर वर्ड, गांधी की जमी पर। अच्छा। ये फिल्म हमने डिजाइन की, जो कि 1 टेक 90 मिनट्स फिल्म हमने डिजाइन की। हालांकि हम उसको 1 टेक में 90 मिनट्स नहीं शूट कर पाए क्योंकि कहानी में एक मेजर कैरेक्टर 6 महीने का छोटा बच्चा भी था, तो उस वजह से, लेकिन फिर भी 35 मिनट्स 40 मिनट्स के 1 टेक हमने डिजाइन किए हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच में, कम्युनल वायलेंस के बीच में। फिक्शन है हालांकि ये सारा, किसी भी कास्ट क्रीड को बगैर या हर्ट किए हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल फिक्शन है। और ये 1 टेक में डिजाइन करना, ये टीम ने पहले हाथ ही उठा दिए थे, ये 1 टेक में कैसे होगी। तो हमारा 30 बाई 40 की जो स्टेज होती है वो 5 किलोमीटर का एरिया स्टेज हो गया, हमने 1 टेक में फिल्म को डिजाइन किया। उसके बाद टेक इट इजी फिल्म बनी जी। फिर कुछ फिल्में हमने साइन की जो मेटलाइज होने में समय है अभी, और फिर ऐसा समय आया जब ईश्वर ने कहा कि अब राह दिखाता हूं। कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिल जाता है कि उन्हें पता हो कि धरती पे आने का उनका कारण क्या है। मुझे लगता है कि मुझे ये रियलाइज हो गया है और वो है रुद्र शिवा नाम की भगवान शिव पर आधारित लाइव एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जॉनर की फिल्म का निर्माण। भगवान शिव पर लोग जीवन दे देते हैं और समझ नहीं पाते कि शिव क्या है, और हम कह रहे हैं हम 2 घंटे में या 2.5 घंटे में बताएंगे शिव क्या है। अच्छा, तो ये जब तक भगवान शिव का स्वयं आशीर्वाद नहीं होता तब तक ये नहीं हो सकता, और ये आशीर्वाद हमें
मिल चुका है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। 2016 की बात है, जब ये रियलाइजेशन, कुछ चीज दिल से आती है, कुछ चीज दिमाग से आती है, ये समझिए आत्मा से आई हुई चीज है। और इस पर फिर मैंने बहुत लंबा गैप लिया। 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, शास्त्र, मैंने इंटेंसिवली भारत भ्रमण किया। मैं अघोरीज के साथ रहा, नागास के साथ रहा, मैंने शमशान में भी रात बिताई। फिर पूरी रिसर्च के बाद इसकी स्क्रिप्टिंग की 8 महीने और लगा के, फिर फिल्म को मैंने अंग्रेजी भाषा में लिखा कि भारत के बाहर भी भगवान शिव हमारी भारतीय कल्चर, हमारे सनातन धर्म की या भारत की जितनी भी हेरिटेज है, इसकी जो महिमा है, ये विश्व तक पहुंचे। हिंदी ट्रांसक्रिप्टिंग भी की और इस पर हम कार्यरत हैं। बीच में थोड़ा कोविड आया तो मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने कह दिया कि जब तक नंदी के कान में ना बोलो शिव नहीं सुनते। ये बात मन में बैठ गई तो हमने नंदी पर स्क्रिप्ट लिखी और नंदी पर एक एनिमेशन फिल्म तैयार की, जो कि 2 घंटे 11 मिनट की फिल्म है, जो कि अब रेडी हो गई है। समझिए नंदी के कान में बोलना हमारा हो चुका है। अच्छा। 10 साल के बच्चों को टारगेटेड फिल्म है और अब हम रुद्र शिवा पर काम कर रहे हैं। आपने भगवान शिव पर एक गीत गाया है, उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुना दें तो हमारे श्रोताओं को हम आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवा सकें। जी, मैं प्रयास करता हूँ। स्वागत। नीला अंग है तेरा, हर रंग है तेरा, मैं किस रंग रंगूं जब मस्तक भस्म रंग तेरा। माथे पर लेके भस्म में मानू ना कोई रस्म में, तेरी ही राह पर हूँ मैं चला। निर्भय निर्मोही मन मेरा, जो कुछ है सब तो है तेरा। मांगू मैं तुझसे और फिर क्या भला। माथे पर लेके भस्म में मानू ना कोई रस्म में, तेरी ही राह पर हूँ मैं चला। निर्भय निर्मोही मन मेरा, जो कुछ है सब तो है तेरा। मांगू मैं तुझसे और फिर क्या भला। हे शिवा। बहुत खूबसूरत बातचीत आपके साथ हुई सुनील प्रेमव्यास जी, बहुत आनंद आया। और आप यहाँ तक आए, विविध भारती तक आए, स्टूडियो तक आए और इतनी खूबसूरती से हमारे श्रोताओं से आपने बातचीत की, इतनी खूबसूरती से उन तक आपने अपनी बात पहुंचाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं विविध भारती जैसे पूरे भारत में जो सुना जाता है ऐसे प्रोग्राम में आकर कुछ अपने शब्द बोल पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे थे बातचीत अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक श्री सुनील प्रेमव्यास जी के साथ में। ये थी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार सुनील प्रेमव्यास से विधि जैन की बातचीत। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने।